नेपाल में युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से भारी दबाव में आने के बाद केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वे सेना की सुरक्षा में हैं और नेपाल सेना के शिवपुरी बैरक में हैं। हालांकि पहले उनके देश छोड़ने की अटकलें लग रही थी। देश में हुए जेएनजी के आंदोलन और अपना पद छोड़ने के बाद चीन सरपरस्त केपी शर्मा ओली की पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 सितंबर को जारी एक बयान में ओली ने इस आंदोलन का पूरा दोष भारत के सिर मढ़ दिया है। ओली ने सत्ता छोड़ने के बाद भी भारत विरोधी बयानबाजी नहीं छोड़ी है और इस बार तो उन्होंने पद से हटाए जाने के लिए भारत पर निशाना साध दिया है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत का विरोध करने की वजह से उनकी सत्ता चली गई। उन्होंने जेएनजी प्रदर्शन को भारत से जोड़कर एक साजिश करार दिया। उनका कहना है कि संवेदनशील मुद्दों पर भारत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी, यह उसी का नतीजा है। भारत पर तीखा हमला करने के कारण उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। ओली ने कहा कि उन्होंने सत्ता इसलिए खो दी क्योंकि उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के जन्म का विरोध किया था। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का मुद्दा नहीं उठाया होता तो वो सत्ता में बने रहते। ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहे इन जगहों को नेपाल अपना क्षेत्र बताता रहा है। शर्मा ने अपनी पार्टी सीपीएन-यूएमएल के महासचिव को लिखे पत्र में खुद को स्वभाव से जिद्दी बताया है और कहा है कि अगर जिद्दी न होते तो बहुत पहले हार चुके होते। ओली ने अपने बयान में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसी जिद के साथ मैंने यहाँ काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों से हमारे नियमों का पालन करने और स्थानीय स्तर पर पंजीकरण कराने की मांग की थी। मैंने जोर देकर कहा था कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हैं। मैंने यह भी कहा कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ, भारत में नहीं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। अगर मैंने इन बातों पर समझौता कर लिया होता तो मैं कई आसान रास्ते चुन सकता था और कई लाभ प्राप्त कर सकता था। अगर लिम्पियाधुरा समेत नेपाल का नक्शा संयुक्त राष्ट्र को न भेजा गया होता या अगर मैंने दूसरों को अपने लिए फैसला लेने दिया होता तो मेरा जीवन बहुत अलग होता, लेकिन इसके बजाय मैंने अपना सब कुछ राज्य को दिया। मेरे लिए पद और प्रतिष्ठा कभी मायने नहीं रखती थी। ओली ने यह भी कहा है कि वह सेना की सुरक्षा में है और शिवपुरी बैरक में है। 9 सितंबर को नेपाल में जेएनजी के आंदोलन की वजह से काठमांडू में भारी हिंसा भड़क गई थी। हिंसा की वजह से देश में मृतकों की संख्या 30 तक पहुंच गई है और विरोध प्रदर्शनों में घायलों की संख्या बढ़कर 1000 से ऊपर चली गई है। प्रदर्शन के दौरान कई मंत्रियों नेताओं के घर पर तोड़फोड़ हुई और आगजनी भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई खौफजदा मंत्रियों ने भारत में शरण ले ली है। हालांकि ओली के इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या है, ये भारत के विदेश मामलों के विशेषज्ञ से समझिए। यार देखिए, नेपाल में हालात जो थे वो कोई बहुत अच्छे तो थे नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बहुत सारे थे। उसके साथ साथ जो राजनीति थी उसमें भी आप समझें कि जैसे खड़ा हुआ पानी जो सड़ जाता है वैसी हो गई थी। उठापटक चल रही थी राजनीतिक। साल 1.5 साल में सरकारें बदल रही थी। जो राजनेता थे वो जनता की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस करने के बजाय अपने जो दरबारी षड्यंत्र होते हैं कि कौन सत्ता में आएगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, वो खेल रहे थे। और हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे नेपाल में। तो हालात का एक अपना दबाव था और छोटे छोटे इंसिडेंट्स चलते जा रहे थे जो एक उबाल बना रहे थे। जो राजनेता थे वो क्योंकि राजनीतिक उठापटक में फंसे हुए थे तो इसलिए शायद जो एक राजनेता का एक कर्तव्य होता है कि जमीनी स्तर पर क्या आवाजें हैं, जो सड़क की बात संसद में कैसे लेकर के आई जाए, उसमें वो मेरे ख्याल नाकाम हो गए थे। और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उबाल उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और फिर एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि सारा का सारा जो एक विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा हो रहा है वो फट जाता है और वो फट गया। अब इसको क्या किसी ने किसी की डायरेक्शन के थ्रू हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी कहना बड़ा मेरे ख्याल वक्त से पहले की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रूर कुछ तंजीमें ऐसी होंगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे
जिन्होंने आह्वान किया होगा लोगों का कि सड़कों पे उतरो क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया। ये जरूर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ और जो ग्रुप्स हैं जो ज्यादा संयोजित हों, उन्होंने सोचा हो कि यार ये अच्छा मौका है, इसमें उपद्रव को और बढ़ाओ। अब जो उस दिन फायरिंग हुई है उसमें 20-25 लोग मारे गए हैं। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि क्या वो सिर्फ सारे के सारे पुलिस फायरिंग से मारे गए हैं या किसी प्राइवेट फायरिंग से मारे गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके का उपद्रव होता है तो फिर जो शरारती तत्व होते हैं वो भी आकर अपना हिस्सा डालते हैं। और जब वो बात फट जाती है और एक कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर वही दृश्य होते हैं जो हम श्रीलंका में भी देख चुके हैं, बांग्लादेश में भी देखा, अब हम नेपाल में देख रहे हैं। कुछ वर्ष पहले हम पाकिस्तान में भी यही देख चुके थे जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था और जिस तरीके का उपद्रव हुआ था पाकिस्तान के शहरों में और सड़कों पर, वो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो गुफ्तार के गाजी हैं, तो इसलिए वो बस थोड़ा बहुत करके वो ठंडे हो गए, बैठ गए। उनमें ज़्यादा क्षमता नहीं थी एक लंबी लड़ाई लड़ने की। और जो बाकी देशों में, क्योंकि पंजाब जो है वो वैसे भी वहाँ की एक टेंडेंसी है कि सर नीचे करो तूफान निकल जाएगा, फिर उसके बाद खड़े होके बड़क मारो, तो वो पाकिस्तानी पंजाबियों ने भी यही किया। तो ज़्यादा उनकी बड़क होती है, उसमें औकात नहीं होती। लेकिन बाकी देखो जगहों पे हमने देखा है कि लोग सड़कों पे उतरे। बांग्लादेश में भी काफ़ी देर से वो चल रहा था एजिटेशन, श्रीलंका में भी यही हुआ, तो नेपाल में भी वही हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हो तो गया है, लेकिन अब कोई क्लियर रोड मैप नहीं है कि आगे कहाँ जाना है, यहाँ से आगे कैसे स्थिरता वापस लेकर के आनी है, राजनीति को पटरी पर चढ़ाना है ताकि दोबारा से एक चुनाव हो सके, लोगों के प्रतिनिधि जो हैं वापस संसद में आए। अब वो संसद भी जल चुका है, तो पता नहीं कहाँ पर बैठेंगे वो। लेकिन अब वो प्रक्रिया क्या होगी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश पार्टीज थी मेरे ख्याल वो तो अपना जो बेसिस है वो खो चुकी हैं। जिस तरीके से उन पार्टीज के नेताओं को, उनके दफ्तरों को टारगेट किया गया, उससे तो ये पता लगता है कि उनके खिलाफ कितना रोष है जनता में। तो उनकी क्या अब स्टैंडिंग है कि वो कोई भी किरदार अदा कर सकें। लेकिन क्या जो दूसरे लोग हैं उनकी इतनी अपील है कि वो काठमांडू से या अपने अपने क्षेत्रों से बाहर निकल करके एक ब्रॉडर पैन नेपाल अपील बना सकें? अभी हमारे को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता। और अभी तक हमने जो हमारे सामने प्रमाण आए हैं वो ये है, नेपाल की राजनीति जो है पिछले 1-2 दशक में काफी खंडित हो गई है। जिस तरीके के वर्डिक्ट्स आते हैं वो प्रॉपर, किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं आता, तो काफी डिवाइडेड वर्डिक्ट्स आ रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या अब आप एक चुनाव की तरफ जाते हैं या कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, एक इंटरिम सरकार बनती है कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, उसके बाद वापस राजनीति पटरी पे आती है। तो अभी तो सारी की सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है नेपाल।